हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43 करने वाले हैं, जो कि 12 अक्टूबर के लिए। तो यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पांचों चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की शुरुआत हम करेंगे। ठीक है। तो कहता है हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारे आसपास जितने पदार्थ हों तत्व के मिश्रण के यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सोडियम, सोना, मैग्नीशियम इत्यादि, कॉपर, आयरन, गोल्ड। ठीक है, ये सब। यानी कि आप देखिए, सोडियम को अगर आप ले लेते हैं, गोल्ड को ले लेते हैं, कॉपर को लेते हैं, उसके अंदर सारे अणु जो होते हैं सबके सब किसके होंगे? कॉपर के होंगे, एक ही प्रकार के होते हैं। कहते अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। अगर हम अभी तक की बात करें तो हमें 118 तत्व ज्ञात हैं टोटल। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए गए। 98 किस रूप में पाए गए जी? प्राकृतिक, नेचुरली हमको पाए हैं 98 एलिमेंट हमारे पास, तत्व जो है। 118 फिर कैसे हो गए? 118 हो गए मैन मेड। बाकी जो 20 एलिमेंट हैं वो क्या है? हमारे मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है। अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो ये जो हमारे 118 तत्व हैं, इनको वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्गीकरण का आवश्यकता। वर्गीकरण की हम किसी भी चीज़ को वर्गीकरण क्यों करते हैं? हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें। उनको ठीक से अरेंज करने का मतलब क्या होता है? उनका हम अध्ययन जो है आराम से, आसानी से कर सकें। तो देखिए क्या है आंसर। कहता तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, तत्वों को हम सुव्यवस्थित अच्छे से पढ़ सकें तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनका वर्गीकरण किया गया। क्यों वर्गीकृत किया गया जी? सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया। कहता सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु धातु में वर्गीकृत किया। सबसे पहले जो हमें तत्व ज्ञात हुए थे स्टार्टिंग में, हमने पहले उन्हें धातु धातु में बांटा था। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए जाते रहे, वैसे वैसे हम उनको वर्गीकृत करते रहे। अब इसमें सबसे पहले बेटा पढ़ना है डोबराइनर ट्राइब, डोबराइनर त्रिक, डोबराइनर के त्रिक। अब डोबराइनर के टाइम में जो है देखिए, लगभग हमको 30 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने बेटा? 30 एलिमेंट हमको पता थे जब डोबराइनर ने डिस्कवरी करी, डोबराइनर त्रिक जब दिया। क्या था? सन 1857 में डोबराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहले डोबराइनर ने जो है 1817 के अंदर समान गुण वाले तत्वों को जो एक साथ वर्गीकृत करने का प्रयास किया कि इनको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि हम उनका अध्ययन आसान कर सकें। ठीक है। अब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया गया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। इन्होंने क्या किया था? तीन तीन तत्वों को लिया और उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तीन तीन तत्वों को लिया और उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। ऐसा डोबराइनर ने नोटिस किया। तो इन्होंने त्रिक बना दिए, तीन तीन एलिमेंट के जोड़े बना दिए। मतलब देखिए क्या है आगे, देखिए त्रिक कहा गया। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट के जोड़े थे, उनको त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, यानी कि औसत होता है। पहले यानी कि बीच वाले तत्व को छोड़ दिया जाए, मध्य तत्व का परमाणु भार जो होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है? औसत, यानी कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत। जैसे कि ये 3 तत्व त्रिक उन्होंने बनाए थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के। हम जानते हैं लिथियम का एटम परमाणु भार जो होता है वो लगभग होता है 6.9। कितना होता है बेटा? 6.9 होता है आपका लिथियम का। सोडियम की बात, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का होता है बेटा 39। उनका औसत निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करना है। अब 39 और 6.9 कितना हो जाएगा आपका? 45.9 हो जाएगा। और अपॉन में 2 है, ही आपका एवरेज निकालना है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 22.95 हमारा लगभग आएगा बेटा। और हम सोडियम का एटॉमिक मास देखें तो कितना है? 23 है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 है। तो इसके लगभग बराबर बैठ रहा है। तो उन्होंने यही कहा था कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो माध्य है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, लगभग बराबर है। तो इसे ही कहा गया था डोबराइनर के त्रिक। लेकिन जैसे पोटेशियम, स्कैंडियम, बैरियम, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का भी यही है कि क्लोरीन का द्रव्यमान, आयोडीन का द्रव्यमान
का औसत जो है बीच वाले द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। ऐसा हमारे जो डोबरायर थे उन्होंने ये 3 त्रिक दिए। लेकिन हमें जो तत्व ज्ञात थे बेटा वो 30 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, 30। और ये तो सिर्फ कितने त्रिक दे पाए हमको, 3 त्रिक ही दे पाए। जब ये 3 त्रिक ही दे पाए हमको, और 3 त्रिक देने का मतलब क्या बेटा, ये 9 तत्वों को यानी कि 21 तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाए, सिर्फ 9 का ही वर्गीकरण ये कर पाए। सिर्फ 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, सिर्फ 9 तत्वों का वर्गीकरण कर पाए, बाकी 21 का वर्गीकरण नहीं पर करा। इसलिए ये क्या मानेंगे, फेल मानेंगे बेटा। ये पद्धति इनकी सफल नहीं रही। सीमा यानी कि लिमिटेशन देखिए, कहता डोबरायर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, 3 यानी कि 9 एलिमेंट। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही थी। जबकि उस समय 30 एलिमेंट पता थे, 30 तत्व हमें पता थे, तो हमारे 10 त्रिक बनने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ कितने बना पाए थे, 3 बना पाए थे। इसलिए क्या हो गया, ये फेल मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है आपका, आगे है आपका दूसरा टॉपिक बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। जब न्यूलैंड ने, हमारे जो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, उन्होंने जब एलिमेंट का वर्गीकरण किया, तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उस समय तक हमें 56 तत्व जो थे प्राप्त हो चुके थे। कितने तत्व बेटा, 56 एलिमेंट हम डिस्कवर कर चुके थे। ठीक है, कितने थे इनके में थे, टाइम में थे 56 तत्व डिस्कवर, और जो डोबरायर थे उनके टाइम में थे 30 तत्व डिस्कवर। ठीक है, तो कहता न्यूलैंड ने क्या करा था, न्यूलैंड ने, मैं आपको ऐसे बताता हूं, न्यूलैंड ने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। क्या करा था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। और इन्होंने देखा था कि हर 8वें तत्व के जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या हैं, समान हैं। हर 8वें तत्व के गुण जो थे पहले तत्व के गुणधर्म के क्या थे, समान थे। इसलिए इनको कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसको तो देखिए क्या है बेटा, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। संगीत का अष्टक होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू होते हैं और फिर वापस क्या था, 8वें नंबर है, फिर से सा आता है, तो इसलिए इसको अष्टक का नियम कहा गया। उदाहरणतः लिथियम सोडियम धातु के गुण क्या है, समान है। इन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व के गुण क्या है, समान है। लिथियम सोडियम पोटेशियम इनके गुण क्या है, समान है, तो इसलिए क्या गया, इनको एक साथ रखा गया था। लेकिन ये क्या था, इनका नियम जो था कैल्शियम तक तो लागू होता था, उसके बाद इनका नियम लागू नहीं होता था। ठीक है, कैल्शियम का टुकड़ा नंबर 20 होता, जबकि हमें तत्व कितने ज्ञात थे, 56 ज्ञात थे उस समय तक भी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए, फेल हो गए। दूसरा, इनके फेल होने का कारण, इन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए, यानी कि व्यवस्थित ठीक से करने के लिए, 2 तत्वों को एक ही साथ रख दिया था। 2 तत्वों को क्या कर दिया था, एक ही खांचे में रख दिया था। ठीक है बेटा, इसलिए भी क्या माने गए, फेल माने गए। और तीसरी प्रॉपर्टी कारण ये था कि इन्होंने जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको उससे अलग रख दिया था। जैसे कि आयरन के बारे में हम बात करें, आयरन बेटा, आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि फेरस, उसकी कोबाल्ट और निकल के समान होती है, लेकिन आयरन को क्या रखा गया, कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया। इसलिए भी क्या मानेंगे, ये फेल मानेंगे। तो देखिए इसकी सीमाएं कुछ नीचे लिखी है, हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। मैंने बता तो आपको दिए, लेकिन पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, कहता यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता था, हल्के तत्व तक लागू होता है। ये बात मैंने आपको बताई, सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता था। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। दूसरा, नए तत्वों के गुण का मतलब यह है कि जो बाद में हमें एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके गुण जो थे इससे मैच नहीं खाते थे। दूसरा, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी थी। जो वर्गीकरण किया था उसमें कोई भी खाली जगह नहीं थी। हमें 2 बाद में ऐसे तत्व ज्ञात हुए जो इनकी टेबल के बीच में आ रहे थे। अगर टेबल के बीच में उनको रखते हैं तो बाकी सब क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए फेल माने गए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बीच में जगह नहीं छोड़ी कि इसके बीच में आएगा, ये बाद में अभी आप पढ़ेंगे। मेंडलीव साहब ने बीच में जब तत्वों का वर्गीकरण किया था, बीच में क्या कर दी, खाली जगह छोड़ दी, लेकिन न्यूटन साहब ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए क्या मानेंगे, फेल मानेंगे। कहता सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों को जिनके गुणों में समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। कहता है इन्होंने 2 तत्वों को एक साथ तो रख ही दिया, साथ में उनको ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, और जिनके गुणों में समानता थी उनको अलग अलग, जैसे निकल आयरन को क्या कर दिया था, कोबाल्ट निकल से अलग लिख दिया था। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी बेटा, ताकि तत्वों का हम आसानी से अध्ययन कर सकें, उनको व्यवस्थित ढंग से
बता सके दूसरों को भी। तो देखो बेटा, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से लिखेंगे, ऊपर हमें दे रखा था, हमने पढ़ा था तत्वों के वर्गीकरण में। ये जो है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबरायर के त्रिक को दर्शाते हैं। 3 तत्वों के नाम लिखने, आप इनको नाम लिख दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर लिख दीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कोई सा भी एक जोड़ा आप लिख दीजिए। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, कहते हैं न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों को 36 पंक्तियों में विभक्त किया था। ये तो बेटा 36 नहीं है, ये तो ऊर्ध्वाधर होती हैं, सीधी खड़ी जो होती हैं। ये 8 तो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका असत्य है। 36 पंक्तियों में विभक्त इसने नहीं किया था, ये क्या है आपका असत्य बेटा। ठीक है, ये आगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं बेटा, पहला नियम, ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहता है पहला बात तो ये कि सिर्फ कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था, और नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, या जिन 2 तत्वों के गुण आपस में मैच नहीं खाते थे उनको एक ही खांचे में रख दिया गया था। तो इसमें से आपको कोई से भी 2 आप ऑप्शन लिख सकते हैं, 2 सीमाएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा 5वां क्वेश्चन, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबरायर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। देखिए आगे बेटा क्या है ये क्वेश्चन। कहता है आपको कुछ क्वेश्चन उसने दे दिए हमको, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, क्या कहता है इनको भी डोबरायर त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपना उत्तर सत्यापित करना है हमको। तो बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का होता है बेटा 23, कितना होता है 23, और क्लोरीन का होता है बेटा 35, कितना होता है जी 35। तो इसका एवरेज जो बीच वाले के बराबर आना चाहिए, तो इसका एवरेज निकाल के देखते हैं बेटा हम। ये हो गया आपका 58/2, काट देंगे तो कितना आ गया बेटा 29, यानी कि बीच वाला तत्व जो सिलिकॉन है उसका कितना होना चाहिए 29 होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं सिलिकॉन का कितना है 28 है। तो मेल नहीं खाता, बराबर नहीं है, लगभग भी नहीं है, पूरे 1 का फर्क है। तो इसलिए क्या है, इसको डोबरायर त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हम। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन को आप डोबरायर त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं है। अब देखते हैं बेटा अगला देखिए दूसरा पार्ट इसका, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बेरिलियम का देखिए बेटा, बेरिलियम का हम जानते हैं कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और कैल्शियम का कितना होता है बेटा, कैल्शियम का हम जानते हैं 40 होता है। अब इनका क्या निकालना है, मुझको औसत निकालना है। ये हो जाएगा आपका 49/2, 49/2 का मतलब बेटा कितना होगा 24.5 हो गया। तो 24.5, ये तो कितना मैग्नीशियम का तो 24 है, जबकि होना कितना चाहिए लगभग 24.5 होना चाहिए। तो इसको भी हम वर्गीकृत नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ये ओके। तो इस तरह से बेटा आपकी जो वर्कशीट है आज की क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेटा आपसे अगली